नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विमेन एजुकेशन कमिटीज एंड कमीशन ऑन विमेन एजुकेशन, यानी कि स्त्री शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर जो भी समितियां और आयोग हैं, उन्होंने बेसिकली क्या सिफारिशें की हैं स्त्री शिक्षा को लेकर, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं उन आयोगों में, या कोई भी जो समिति बनी है स्त्री शिक्षा को लेकर, या शिक्षा को लेकर भी इवन सिर्फ समिति बनी है, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर क्या क्या बातें की हैं, आज हम इस वीडियो में उसको समझेंगे। तो सबसे पहली जो समिति स्त्री शिक्षा को लेकर बनी, जो मुख्यतः स्त्री शिक्षा के लिए ही, उस पर ही विचार विमर्श के लिए बनी थी, वो थी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जिसको हम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। पहले तो आप ये समझिए कि ये समिति या आयोग जो होता है वो क्या होता है। देखिए, कोई भी समिति या आयोग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी शैक्षिक समस्या, मैं शिक्षा को लेकर बात करूंगी, वैसे किसी भी फील्ड में यही होता है। किसी भी फील्ड में जब कोई भी समस्या आती है, हमें लगता है कि हमें कुछ विकास करने की ज़रूरत है या किसी चीज़ में कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो सरकार एक कमेटी का गठन कर देती है, कुछ मेंबर्स लेती है इसमें और एक कमेटी बना देती है। कितने भी मेंबर हो सकते हैं, 5, 7, 11, 20, जितने भी, जो भी काम है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है? तो ये जब कमेटी बन जाती है, इसके बाद इनका एक अध्यक्ष निर्धारित किया जाता है। अच्छा, कमेटी के सदस्य कौन-कौन होते हैं? कोई भी हो सकते हैं। अब जैसे शिक्षा को लेकर मैं बात करूँ, तो जो शिक्षाविद होते हैं वो हो सकते हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, या जो एनजीओ में जो काम कर रहे हैं लोग वो हैं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को सरकार नियुक्त कर सकती है। ठीक है? तो ये है, किसी भी समिति आयोग का गठन इस प्रकार से होता है और उनमें कोई एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जो इस पूरी जो समिति बनाई जाती है उसके जो भी काम है उसका उद्देश्य क्या होगा, और किस तरह से इस काम को किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या-क्या सिफारिशें होंगी, कब-कब मीटिंग्स होंगी, जो भी सारी चीज़ें समिति को लेकर हैं, वो सारी चीज़ें वो अध्यक्ष की निगरानी में होती हैं। ठीक है? तो ये है समिति या आयोग। ठीक है? अब देखिए, समिति आज़ादी के बाद 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद समितियाँ और भी बनी, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि हम देखें तो आज़ादी के समय तक हमारी शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, हम अच्छी स्थिति हम नहीं मान सकते, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था और शिक्षा व्यवस्था जो है वो उन्हीं के मतलब एक तरह से अधिकार में थी। तो जैसा-जैसा वो लोग करते जा रहे थे, वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। तो इसलिए सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। उन्होंने भी अपनी सिफ़ारिशें दी हैं महिलाओं को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर उन्होंने भी कई बातें कही हैं। ठीक है? जैसे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या-क्या बातें इन समितियों ने कही हैं, ठीक? क्योंकि एक अंदाज़े के लिए कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, तो इसने स्त्री शिक्षा पर ज़ोर दिया, विशेष पाठ्यक्रम पे ज़ोर दिया, महिला शिक्षा की स्थिति की बात की कि उनकी स्थिति का पता लगाया जाए, सह शिक्षा की भी बात की, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात थी कि सह शिक्षा उस समय हो, को-एजुकेशन की बात हो। तो कुछ इस तरह की बात की, लेकिन उस समय तक, चाहे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, या अभी आगे भी हम कुछ आयोग पढ़ेंगे, उस समय तक जो महिला शिक्षा का एक तो अ, जो कोर्सेज, जो पाठ्यक्रम महिला शिक्षा के लिए था, वो बहुत लिमिटेड था। पाठ्यक्रम सिर्फ देखा जाए तो गृह विज्ञान पढ़ाओ महिलाओं को, क्योंकि उन्हें बेसिकली फैमिली लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, उन्हें घरेलू बनाने के लिए प्रिपेयर करना है, तो इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं के लिए इस तरह का था। अब पहली बार कोई समिति आई जिसका नाम था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जो कि 1958-59, मतलब 1 साल का टाइम लिया इस समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो इसलिए हम टाइम को इस तरह से लिखते हैं। यानी ये समिति की रिपोर्ट जब आई होगी 59 में आई होगी, ठीक है? दुर्गाबाई देशमुख समिति भी इसको कहा जाता है। सामान्यतः जो अध्यक्ष होता है ना, उसके नाम पे हम उस समिति की रिपोर्ट को कहते हैं कि ये दुर्गाबाई देशमुख समिति की रिपोर्ट है, इस तरीके से। ठीक है? तो अध्यक्ष इसकी दुर्गाबाई देशमुख थी। अब इसकी क्या-क्या महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें थी? वैसे तो देखिए, कोई भी रिपोर्ट काफ़ी लंबी-चौड़ी होगी और काफ़ी सारी सिफ़ारिशें उसमें होती हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो मेन-मेन बातें हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी अगर डिस्कस करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 3-4 घंटे भी एक रिपोर्ट के लिए कम पड़ जाएँगे, है ना? तो हमें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हम उसकी मुख्य बातों को देख लेते हैं।
जैसे इसमें पहली बात की गई कि स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। तो उस समय तक कोई स्पेसिफिक महिला शिक्षा में कोई स्पेसिफिक संस्था नहीं थी, तो इसने उन संस्थाओं को बनाने की बात की इस समिति ने। उसके बाद गैर सरकारी संस्थाओं की मदद भी ली जाए, यानी कि स्त्री शिक्षा के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाएं जो एनजीओ होते हैं, उनकी भी हम मदद ले सकते हैं सरकार के अलावा, क्योंकि उस समय क्या था ना कि सरकारी प्रयास हो तो रहे थे लेकिन वो बहुत कम थे। तो इसलिए इनमें एनजीओ की मदद लेने की भी बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्य किए गए जाए, क्योंकि देखिए अगर हम कंपेयर करें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और ज्यादा खराब थी। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष कार्य किए जाए, ऐसी सिफारिश ये समिति करती है। माध्यमिक स्तर तक सह शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए। फिर ये भी, क्योंकि कई बार क्या था कि लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं या अलग अलग के चक्कर में रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा चाहिए थे, है ना। अगर हम दोनों के लिए अलग अलग स्कूल बनाने लग जाए तो हमें बहुत सारे रिसोर्स चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आज़ादी के बाद तक हम ऐसी हालात में नहीं थे कि हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जुटा सके, इसलिए माध्यमिक स्तर तक सह शिक्षा की बात की गई कि लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाइए, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण उपयोग होगा, ठीक है। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए, क्योंकि लोग नहीं भेजना चाहते थे लड़कियों को कई बार कि साथ में हमारी बच्चियां पढ़े, तो इसलिए अलग अलग स्कूल के भी प्रावधान उन्होंने कहा। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम हो, परंतु माध्यमिक स्तर पर अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था। तो प्राथमिक स्तर पर तो एक जैसा ही पढ़ाएं सबको, जो भी है गणित है, विज्ञान है, भाषा है, वो सब एक जैसी पढ़ाई जाए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। महिलाओं के लिए म्यूजिक, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई आदि जैसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। तो महिलाओं के लिए आप अब इस समिति में भी देखेंगे, मैंने आपको पहले की समिति के बारे में बताया, तो ज्यादातर क्योंकि वो माहौल उस समय का, ठीक है, आज आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अरे इस कमेटी ने ऐसा कहा, लेकिन उस समय के माहौल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि महिलाओं को पढ़ाने की बात की जा रही है, स्कूलों तक लाने की बात की जा रही है, और उनके लिए म्यूजिक, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई जैसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। उसके बाद वयस्क महिलाओं के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स, क्योंकि जो महिलाएं जैसे थोड़ी सी एजेड है, नहीं पढ़ पाई हैं, तो उनके लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाएं, ठीक है। तो ये है इस समिति की कुछ मुख्य विशेषता। अब है, अच्छा कुछ और इसकी आगे प्रावधान है। उसके बाद ये समिति कहती है प्राथमिक शिक्षा फ्री हो, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा, अब देखिए ये हम आरटीई में कर पाए हैं इस चीज को कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा फ्री, और ये सभी के लिए था, वैसे तो महिलाओं को इससे ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, तो प्राथमिक शिक्षा फ्री की बात की गई। अध्यापकों का वेतन समान हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय आप देखिए कि मेल और फीमेल का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अ, असमानता फैली हुई थी। तो जो महिला अध्यापक थी उनको काफी कम वेतन दिया जाता था। तो ये समिति ने सिफारिश की कि चाहे वो महिला अध्यापक हो चाहे पुरुष हो, दोनों को वेतन समान दिया जाए। उसके बाद कम आय वालों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, अगर जिनकी इनकम कम है तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, और लड़कियों को मुफ्त परिवहन या अनुदानित परिवहन की व्यवस्था की जाए, है ना। लड़कियों को ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्योंकि कई बार स्कूल उस समय इतने थे नहीं, दूर होते थे, तो वो ट्रैवल एक्सपेंसेस उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता था परिवार के लिए। तो इसलिए उनके लिए मुफ्त परिवहन का अरेंजमेंट किया जाए, या अनुदानित परिवहन, यानी कि कोई जो डोनेशन वगैरह के थ्रू ऐसे कोई ट्रैवल के लिए लड़कियों के लिए बनाया जाए, जिसमें कि वो इजीली ट्रैवल कर सकें। फिर एक कमेटी आती है, कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, उसके लिए एक कमेटी, ठीक है। 1962 में ये आई, और हंसा मेहता समिति इसको कहा जाता है, इसकी अध्यक्ष थी हंसा मेहता, ठीक। अब इसने क्या क्या सिफारिशें दी, एक तो ये कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका टाइटल ही देखेंगे तो ये बॉयज और गर्ल के जो करिकुलम में डिफरेंस है, जो वो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं अब तक अलग अलग था, लड़कियों के लिए गृह विज्ञान हो, म्यूजिक हो, कला हो, लड़कों के लिए विज्ञान हो, गणित हो। तो इस समिति ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए।
माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर अलग व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर तो सबको ही एक जैसी शिक्षा दी जाए, लेकिन माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर अलग अलग व्यवस्था की जाए, अलग अलग ऑप्शन दिए जाएं। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ पे पहली बार बात आई है। वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए माध्यमिक स्तर पर, ताकि लोग जो लड़कियां हैं वो भी आत्मनिर्भर बन सके, लड़कियों के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों से संबंधित विषय वस्तु हो, है ना, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो सिर्फ लड़कों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब अभी भी आप देखिए फ्रीडम फाइटर्स, हम कितने महिला फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, कुछ चुनिंदा ही, बहुत सारों को पढ़ाया ही नहीं जाता। तो स्त्रियों से संबंधित विषय वस्तु या स्त्री लेखिकाओं की रचनाओं को डालना, या जैसे गणित के सवाल है तो उसमें महिलाओं के नाम डालना, ये छोटी छोटी चीजें भी काफी चेंजेस ला सकती हैं। तो इस तरह की विषय वस्तु ऐड करना। दूसरे जेंडर के प्रति आदर भाव, इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाए, इस तरह की विषय वस्तु बनाई जाए जो दूसरे जेंडर के प्रति आदर का भाव, मतलब अगर लड़का है तो लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट करे, लड़की है तो लड़कों के प्रति रिस्पेक्ट करे। और इसके अलावा थर्ड जेंडर, उस समय थर्ड जेंडर पे इतना नहीं था, आज हम कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर के प्रति भी आदर भाव होना चाहिए। उसके बाद मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर सेक्स एजुकेशन जरूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात इस समिति ने कही। तो आप देखेंगे कुछ दो तीन चीजें इसने अलग कही हैं। एक तो लड़के लड़कियों की शिक्षा में अंतर ना हो, समान पाठ्यक्रम की बात कही, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, और सेक्स एजुकेशन मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। तो देखिए 1962 में ही ये प्रावधान कर दिया था, लेकिन अगर आप वर्तमान में आज भी देखेंगे तो सेक्स एजुकेशन कंपलसरी नहीं है हमारे स्कूलों में। उसके बाद आता है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, जिसको हम बहुत फेमस कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और ये रिपोर्ट 1964 से 66 में थी। इसके तीन बड़े बड़े भागों में ये रिपोर्ट पूरी प्रकाशित है, किताब की तरह तीन भाग हैं इसके। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी साहब। और उन्होंने मतलब बहुत ही, ये अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो काफी विस्तृत रिपोर्ट है। शिक्षा के लगभग हर आयाम पे इस रिपोर्ट में बात की गई है, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिनको हम आज तक अप्लाई करने की कोशिश ही कर रहे हैं, कर नहीं पाए हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कोठारी आयोग, इस पे मैं अलग से भी एक वीडियो, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ महिला शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन ये जो शिक्षा से संबंधित आयोग है इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। तो कोठारी आयोग में सबसे पहले कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे। शिक्षा दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें। इसके अलावा सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी स्त्री शिक्षा के लिए काम करें। तो बेसिकली उद्देश्य ये था कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद महिला रोजगार और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए, जिससे महिलाएं राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पे पहली बार इस समिति ने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी भागीदारी के लिए एक तरह से आप समझिए कि उचित माना है ना। अदरवाइज सारी जो समितियां थी अब तक यही मान रही थी कि लड़कियों को जो है वो घर के लिए प्रिपेयर करना है, कि वो अपने घर को अच्छे से चला सकें, या बहुत लिमिटेड। लेकिन पहली बार इस आयोग ने कहा कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें, तो इसलिए उनके रोजगार और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। लड़के और लड़कियों के लिए 10वीं तक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। बाकी समितियां कहती हैं प्राथमिक स्तर तक, इस समिति ने पहली बार का 10वीं तक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान अनिवार्य ना हो, है ना, क्योंकि पहले होता था कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो ऑप्शनल हो, लड़कियां लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहें तो ना ले। लड़कियों के लिए गणित और विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया, ये पहली बार इस समिति ने बात कही कि गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए। और इसके अलावा लड़कियां भी गणित और विज्ञान के शिक्षक बने, जो उस समय में बड़ा कम था। मैथ्स और साइंस में लड़कियां बहुत कम जाती थी। ठीक है, तो उस समय बहुत बड़ी बात थी अगर कोई लड़की मैथ्स पढ़ रही है या साइंस पढ़ रही है तो वो भी शिक्षक बने, ऐसा भी इस आयोग ने प्रावधान रखा। इसके अलावा लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, ये भी पहली बार इस आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लड़कियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार चुन सके। बहुत सारे पाठ्यक्रम, उन्हें ऑप्शन तो दीजिए, शोध है, अध्यापन है, मेडिकल है, प्रौद्योगिकी है, इन सब के ऑप्शन दीजिए, इनमें उसको प्रोत्साहन दीजिए लड़कियों को।
रिसर्च है ना, टीचिंग हो गया, मेडिकल प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान और नर्सिंग अगर लड़कियां कर रही हैं तो उनमें बड़े कोर्सेज हो जिससे वो कुछ कर पाए। ऐसा नहीं है बस घरेलू बनने के लिए, है ना, उसका भी फिर वोकेशनलाइजेशन कर दिया जाए। महिला शिक्षा पर शोध के लिए एक दो कॉलेज जिनमें उनकी शिक्षा व रोजगार से संबंधित शोध हो, तो ये अलग से महिला शिक्षा पर शोध करने के लिए महिलाएं किस तरह से पढ़ रही हैं, कितनी परसेंट उनकी उनकी शिक्षा में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, इस तरह की चीजों की खोज के लिए या रिसर्च के लिए अलग से कॉलेज बनाए जाए, है ना। आज देखेंगे हम हर कॉलेज में आपको वुमेन स्टडीज का एक अलग से विभाग मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आधार आपको यहीं से मिलेगा। लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाए, यानी स्कॉलरशिप दी जाए, और उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाए, उनके लिए हॉस्टल्स व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई बार क्या है, लड़कियां दूर हैं, लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ा है तो हॉस्टल्स नहीं होते, तो अलग से गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें और उनकी शिक्षा का विस्तार हो सके। उसके बाद एक समिति आती है राममूर्ति समीक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे, और इनकी रिपोर्ट थी प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीजें कही, ये समिति बेसिकली 1986 में हमारी शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, उसके बाद सीधा अब 2020 में शिक्षा नीति आई है। तो 1986 से पहले 68 में शिक्षा नीति आई थी, तो आज तक भारत में 3 शिक्षा नीतियां आई हैं, 1968 की, फिर 86 की और 2020 की। 86 की शिक्षा नीति आई, उसके बाद उसके एक रिव्यू करने के लिए कि उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है, कितने बेहतर तरीके से काम हुआ है, उसके लिए ये राममूर्ति समीक्षा समिति, इसीलिए समीक्षा नाम इसमें जोड़ा गया है ना, एक तरह से रिव्यू करने के लिए कि जो 86 की पॉलिसी थी उसके लिए कितने, मतलब उसका उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका कितना काम हुआ, उनमें से कितनी चीजें लागू हुई। तो इस इन्होंने क्या-क्या अब सिफारिशें दी। पहली सिफारिश थी सुविधा विहीन शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था का विस्तार। यानी अब आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं जल्दी शादी हो जाती है, फिर माँ बन जाती है, तो उनके अगर वो पढ़ना चाहें, है ना, या फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए स्कूल मिस करती हैं। ये बकायदा रिसर्चेज हैं गाँव वगैरह में। तो उन शिशुओं की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी व्यवस्था की जाए, ताकि वो शिशु जो भी बेबी हैं वो आंगनवाड़ी में संभालने वाले होंगे, तो बच्चियां स्कूल जा पाएंगी, उनका काम नहीं रहेगा फिर बच्चों को संभालना। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन और सफलता के लिए ठोस कदम उठाए जाए। प्राथमिक स्तर को मजबूत कीजिए, ठीक है, उसमें 100% नामांकन बढ़ाइए, मतलब हर बच्चा स्कूल आए और स्कूल आके वो सफल बने, ऐसा नहीं है कि फिर उसको छोड़ना पड़े। ठीक है, ब्लैक बोर्ड योजना एक शुरू की थी सरकार ने कि हर स्कूल में कम से कम एक ब्लैक बोर्ड जरूर होना चाहिए, हर कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। तो इस योजना का क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए और सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए। जो भी हमारी शिक्षा नीति थी उसको अच्छे से लाया जाए, और जो सार्वजनिक स्कूल प्रणाली है, यानी कि जो स्कूल है, बहुत सारे इसके बारे में कोठारी आयोग भी कहते हैं कि जो स्कूल हैं बच्चों के वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, पास में होने चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि हर बच्चे को 1 या 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही स्कूल मिलना चाहिए। तो इस प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर दूर नहीं जाएंगे तो महिला शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उनका नामांकन बढ़ेगा। उसके बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों के पुनर्वितरण की आवश्यकता पर बल। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए शैक्षिक अवसर, अब उसमें क्या है, स्कॉलरशिप है, किताबें हैं, ठीक है, या फिर ड्रेस बांटनी है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको उन पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद समस्त शैक्षिक संस्थानों में 50% भागीदारी लड़कियों की सुनिश्चित की जाए, जितने मतलब 50% रिजर्वेशन लड़कियों को दिया जाए। शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। शिक्षा ऐसी हो जिससे पढ़ने लिखने के बाद रोजगार मिले, और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाएं उनको सुदृढ़ किया जाए। जैसे उस समय आईटीआई हुआ करती थी, तो आईटीआई में बहुत सारे कोर्स हुआ करते थे, तो उनको बेहतर बनाया जाए। उसके बाद आईटीआई को काफी बेहतर बनाया गया। वर्तमान में उतना नहीं है क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारे आ गए, लेकिन एक टाइम पे आईटीआई बहुत यूजफुल हुआ करते थे। उसके बाद एक नीति आती है महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001।
इसके क्या-क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य था सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूर्ण पूर्ण क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें। ठीक है? तो महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाएँ ताकि उनकी पूरी क्षमता का विकास हो, यानी वो आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हों, सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हों, घर में उनको सपोर्ट मिले, बाहर सपोर्ट मिले, उनको शिक्षा में सहयोग मिले, तो एक पूरी क्षमता जो है उनकी वो निकल कर आए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ साम्यता के आधार पे महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। यानी किसी भी फील्ड में, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जाए और उनके भी मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाए। बहुत जगह ऐसा होता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। वो जॉब कर रही हैं किसी जगह तो उन्हें ही माना जाता है अक्सर कि अरे ये तो पुरुषों की वजह से आगे बढ़ी हैं, या इनमें कोई टैलेंट नहीं है, ये तो अपने ये जो सज धज के आती हैं इसकी वजह से आगे बढ़ी हैं। तो इस तरह की सोच से परे ले जाकर एक साम्यता स्थापित करनी है। उसके बाद राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच। हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के निर्माण में और जो हिस्से हैं, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी हो और निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएँ खुद से निर्णय ले सकें, इस तरह का हमें माहौल बनाना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी कार्यालय, इस सब में महिलाओं की समान पहुँच, है ना? अलग-अलग स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, करियर है, उनको एक गाइडेंस दी जाए, करियर गाइडेंस दी जाए, उनको उनके रोजगार के लिए काम किया जाए, उनको इक्वल पे दिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेम काम अगर महिलाएँ करती हैं तो उनका पे इक्वल नहीं होता, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है तो इक्वल पे दिया जाए। उसके अलावा व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी अगर वो कहीं काम कर रही हैं तो उनकी हेल्थ का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इस नीति में इन मुद्दों को लेकर बात की गई है। इसके अलावा इस नीति के अगर हम उद्देश्य देखें, तो ये पहला उद्देश्य था कि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, यानी कि लॉ को मजबूत किया जाए। महिलाओं के प्रति जितने भी भेदभाव हैं, उनकी समाप्ति के लिए लॉ बनाए जाए और लॉ को मजबूत किया जाए। ये एक इस नीति का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं और पुरुषों दोनों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना, यानी दोनों की भागीदारी हो। सिर्फ महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, है ना? जो महिलाओं के प्रति बायसनेस है या जो रूढ़िवादी सोच है, उसमें हमें पुरुषों की भागीदारी भी साथ में करनी होगी, ये एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य इस नीति का है कि विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, क्योंकि हमेशा हम विकास को एक अलग नज़रिए से देखते थे, तो जेंडर की दृष्टि से भी उस चीज़ को देखना, हर चीज़ में जेंडर को भी लाना। उसके बाद महिलाओं और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, ये तो क्लियर ही है, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। और सभ्य समाज विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना। मतलब एक अच्छे समाज बनाने के लिए जो महिला संगठन, अलग-अलग महिला संगठन है जो महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हमें सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये इस नीति के उद्देश्य थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भी है काफ़ी सारी। ये जो स्पेसिफिकली आज हमने पढ़ी हैं, ये सिर्फ़ महिला शिक्षा को लेकर है। और भी जो समिति हैं, आयोग हैं, जो शिक्षा को लेकर बात करते हैं, उस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।